बॉडी है। इसी तरह ही हम कोई अगर डाटा क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर पास हो रहा है तो क्यूरी स्ट्रिंग से हम उठा लेंगे। ये दो चीज़ें हमें जो चाहिए थे हमें मिल गई हैं। उसके बाद अगर थोड़ा क्या था, मैंने एक अरेस लाइक स्ट्रक्चर के अंदर मैंने क्या बना दिया, एक वैलिडेशन यूजर, वो मैंने एज अ पास किया, मिडल वेयर पास कर दिया इस जो है मेथड को। जब उसे एज अ मिडल वेयर पास किया है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उधर से आगे चेक कर लेगा, लेकिन मुझे एक्चुअल में रिटर्न करवाना है यूजर को डाटा। सो मैंने क्या किया है, जो मैंने अपना कोड के अंदर वैलिडेशन रिजल्ट का मेथड कॉल कर दिया और उसके रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो था मेरे पास कंप्लीट जो आया था यूजर से, वो मैंने पास ऑन कर दिया। पास ऑन करने के बाद चेक कर रहा हूँ, कंडीशन एक लगाई है कि अगर तो कोई एरर की जो अरे है, ठीक है, वो एम्प्टी नहीं है, ठीक है, अगर वो उसके अंदर कोई चीज़ है, कोई डाटा है, तो आप रिटर्न कर दो, ठीक है। यूजर को हम आगे जाने ही नहीं देना चाहते। और सिर्फ तभी होगी, उसी सूरत में एम्प्टी होगी जब कोई एरर नहीं आया होगा, और जब कोई एरर नहीं आया होगा तो जाती बात है इस ब्लॉक में आओगे नहीं और आप आगे प्रोसीड कर जाओ कोड। सो उसके बाद अगर तो सब कुछ सही चलता है, ठीक है, तो हम उसको रिस्पॉन्स सेंड कर देते हैं। तो एक दफा एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं एपीआई के अंदर कोई एरर वगैरह तो कोई नहीं है, ठीक है। सिंपल थंडर क्लाइंट के ऊपर चले जाते हैं, इधर है थंडर क्लाइंट के ऊपर, ठीक है। ये एपीआई का यूआरएल बनाया था, इसके अंदर मैं ये चीज़ें पास ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अभी भी देयर आर सम इश्यूज, ठीक है। नेम तो यानी कि मैं पास कर रहा हूँ, लेकिन नेम नहीं चाहिए था। ईमेल मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए था, ठीक है। तो मुझे फर्स्ट नेम के ऊपर भी एरर दे रहा है, ठीक है। लास्ट नेम के ऊपर इसको दोबारा सेंड करके देख लेते हैं, हाँ ये ठीक है। एरर्स की मुझे उसने रेट रिटर्न कर दिया, ठीक है। फर्स्ट नेम कह रहा है कि अभी आपने मस्ट बी स्ट्रिंग नेम, वो फर्स्ट नेम अभी आपको रिक्वायर्ड है, बॉडी के अंदर लास्ट नेम भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। जो जो एरर बनते हैं पॉसिबल, ठीक है, वो सारे उसने हमें रिटर्न करवा दिए हैं। और इसको भी बाद में हम अपने फ्रंट एंड के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो डिस्प्ले करवा दें, जिस तरह भी हम अपने एरर्स को मैनेज करना चाहें कर सकते हैं। इस केस के अंदर ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मैं एरर पास कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हो सिंपल मैसेजेस पास हो तो मैं सिंपल उसमें से स्नैप वगैरह लगा के निकाल के मैसेजेस वगैरह रिटर्न करवा दें। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह रिटर्न करवाना चाहते हो। इसमें ना देख लो फील्ड कोई गलत पास की हुई है। क्या चीज़? इसमें ना फील्ड कोई गलत पास की हुई है, पास यूजर आईडी दे रहा है और मैसेज में एज मस्ट बी इंटीजर है। ये जो कोड है ना उसके अंदर मैंने इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, मैसेज वो आप मैंने वैसे भी क्विकली मैंने फटाफट इसको मैंने लिख दिया था, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, मैंने पीछे कोड इस तरह से लिखा हुआ है। यूजर आईडी से भी मैंने सेम मैसेज पास किया हुआ है, हाँ। और उसके केस में मैंने सेम मैसेज पास किया हुआ है, इसी तरह से, ठीक है। तो जब आप एक्चुअल में जब इसको करोगे तो आप प्रॉपर्टी मैसेजेस वगैरह दे दोगे। इनको थोड़ा सा वो इंपोर्ट दिखा दो ना ऊपर करके कि ये जो हमारे पास वैलिडेशन रिजल्ट है ये कहाँ से आ रहा है ऊपर। ये देखें, हाँ ठीक है, एक्सप्रेस वैलिडेटर है आपके पास। बॉडी का फंक्शन आपने इंपोर्ट किया है, आप बॉडी का ना ये बॉडी का फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। और वैलिडेशन रिजल्ट है, और वैलिडेशन रिजल्ट का जो फंक्शन है बेसिकली वो भी आपके पास एक्सप्रेस वैलिडेटर से आ रहा है। जो मैंने इन द बिगिनिंग बात की थी कि हम एक्सप्रेस वैलिडेटर से काम करेंगे जो कि बड़ी जल्दी और डेवलपमेंट बड़ी फास्ट हो जाती है। इसमें आप सिंपल उसमें जो है कॉपी करते रहते हैं, जो आपकी फील्ड है आप वो स्पेसिफाई करते हो, बताते हो कि इसमें ये मैसेज रिटर्न हो इस तरीके से। अच्छा हम क्विकली आ और जाते ये हैं। देखो ये वन लाइन है और वन लाइन के अंदर आपकी सारी वैलिडेशन हो गई है। और ये जो ये वाला काम है ये वैलिडेटर्स की आप एक अलग फाइल बनाओगे, जो हम जब एक्सप्रेस जनरेटर के थ्रू करेंगे तो प्रॉपर एक ऐप लाइक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। अब तो हम सिंगल फाइल के अंदर हैं, फिर हम मल्टीपल फाइल्स ये कि कोड नोड.जेएस के एक्सप्रेस के अंदर आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कोड किस तरह मैनेज कर रहे हो। आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरह से कोड मैनेज किए होते हैं, लेकिन कोई भी बंदा जो ना एक फाइल में एक तरह का सारा कोड एक फाइल में, एक नेचर का कोड आपके पास एक फाइल में होना चाहिए। वैलिडेटर्स आपके पास मल्टीपल होंगे। फॉर एग्जांपल अब ये साइन अप वैलिडेटर है, कोई और पोस्ट कर रहे हो आप, ठीक है ना, रिक्वेस्ट, उसका अपना वैलिडेटर होगा। आप वैलिडेटर्स का एक फोल्डर बनाओगे। फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ ब्रेन ओपनिंग के लिए बता रहा हूं, वैलिडेटर्स का आपका एक फोल्डर होगा, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फाइल पड़ी होंगी। साइन अप वैलिडेटर या फिर कमेंट्स वैलिडेटर, पोस्ट कमेंट्स वैलिडेटर, या फिर और भी इस तरह से रिलेटेड जितने भी आप जो ना फॉर्म्स पोस्ट करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको ट्रांजैक्शन करते हो, ठीक है ना, तो इनवॉइस वैलिडेटर ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। आपके पास मल्टीपल फाइल्स होंगे और हर एक फाइल में उससे रिलेटेड कोड होगा और सिंपल उसका
इसमें क्या होगा, सिंपल आपके वैलिडेशन रिजल्ट कॉल हो रहा होगा, वैलिडेटर यूजर होगा और आप प्रॉपर उसको पूरी बॉडी पास कर रहे होगे। एक क्विकली एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ कि लेट्स सपोज हमें क्या करना पड़ता है, यानी कि अगर हम कुछ भी कोड के अंदर चेंजेस कर रहे हैं ना तो हमें बार बार जाके उसके अंदर करना पड़ता है, सेव करना पड़ता है, ठीक है। सो मैंने उसके अंदर क्या किया है, अपने पास एक पैकेज इंस्टॉल कर लिया नोडमॉन के नाम से, ठीक है। नोडमॉन इज लाइक नोड मॉनिटर, ठीक है। हमारे पास कोड के अंदर कुछ भी चीज़ चेंजेस हो रही हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली पिक कर रहा है और उसके बाद खुद ही उसको एग्जीक्यूट करता जाएगा। मैं आपको करवा लें इनसे आप लोग ना, ये जैसे ही हम यार कंप्लीट कर टाइम लेना, नहीं हमारे पास, करके आए अभी, अब ऑलरेडी हाफ एन आवर मैंने एक्सप्रेस जनरेटर ये करवाया। नोडमॉन ना आपने खुद से इंस्टॉल करना है। 2 स्टेप्स होंगे, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ बड़ा शॉर्टली, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। आपने क्या करना है, npm install nodemon जो लेटेस्ट अच्छा, होगा। मेरे पास दो तरह की डिपेंडेंसीज होती हैं। एक मेरे पास है सिंपल प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज, वो सिंपल आपके डिपेंडेंसीज के नाम से आएगी। सेकंड डिपेंडेंसीज मैंने ऐड किया डेव डिपेंडेंसीज। डेव डिपेंडेंसीज इज सपोज्ड टू बी फॉर ओनली डेवलपमेंट एनहांसमेंट, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए मतलब सिर्फ डेव डिपेंडेंसीज वो डेवलपर के लिए होती है, जो कोड होता है उसके लिए होती है। ये डिपेंडेंसी अगर मेरी प्रोडक्शन पे ना इंस्टॉल हो, मेरे स्टेज पे ना इंस्टॉल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पर्पस ये है कि जो डेवलपमेंट की जो चीजें उसको आसानी क्रिएट की जाए, ठीक है। क्योंकि हमें प्रोडक्शन पे नॉर्मल नहीं चाहिए, ठीक है। सो ना हम प्रोडक्शन पे नॉर्मल किसी प्रोडक्ट को भी अपना रन करते हैं। आप ये npm i करोगे nodemon, npm install nodemon कर लोगे, सबसे लेटेस्ट जो आपके पास वर्जन पड़ा होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास डेव डिपेंडेंसीज का खुद ही हायरार्की यहाँ पे क्रिएट कर देगा। यहाँ पे आप आके चेक कर सकते हो कि nodemon इंस्टॉल हो गया कि नहीं। सेकेंडली फिर आपने वो जो node app.js हम उसको कन्वर्ट कर देंगे nodemon पे, या फिर जिस तरह हम खुद से node index.js कर रहे होते हैं ना, हम वहाँ पे nodemon index.js करेंगे। उसके बाद फिर स्क्रिप्ट के अंदर कॉन्फ़िगर करना है, जिस तरह अभी हमदा ने किया वैसे करना है, कर लो, नहीं करना ना करो, इट्स अप टू यू। और उसके बाद जब भी आप नोडमॉन के थ्रू अपनी नोड की एप्लीकेशन को रन करोगे, जैसे ही आप कंट्रोल एस किया करोगे ना, आपका वो रिस्टार्ट हो जाएगा सर्वर। जब भी हम कंट्रोल सी करके फिर दोबारा से चलाते हैं ना अपने नोड की एप्लीकेशन को, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी एवरी टाइम यू हिट कंट्रोल से। ओके, सो अच्छा, मैंने अभी इसके अंदर मैंने कोई एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट लाइक नहीं, मैंने ना बस एक एक्स्ट्रा डायरेक्टरी बना ली हुई है, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ इसको, अभी उसको पुराने वाले कोड से कंफ्यूज ना होइएगा। अच्छा, अब मैं इसके अंदर कोड के अंदर कुछ भी चेंजेस कर रहा हूँ ना app.js के अंदर, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इधर क्या करता हूँ, इधर एरर रिटर्न हो रहा है, हाँ इधर मैं 18 की जगह मैं 20 कर देता हूँ, 20 करता हूँ, सेव करता हूँ, देखो कोड ऑटोमेटिकली रीबिल्ड हो गया, ठीक है। नीचे वाली लाइन ऑटोमेटिकली वो रिस्टार्ट कर दी थी उसने। तो जैसे जैसे मैं उसे सेव प्रेस करूँगा तो वो खुद ही वो कर लेगा उसको मैनेज। और यहाँ पे आप देख रहे हैं nodemon restarting due to changes लिखा हुआ आ रहा था। ओके, मैं इसके अंदर क्या, मैंने gen1 के नाम से मैंने एक फोल्डर बना लिया है, सीधे gen1 में अब इस फोल्डर के अंदर आ गया हूँ। और एक चीज़ दिखाता हूँ आपके पास, एक्सप्रेस की वेबसाइट आपको ओपन करें। अच्छा, ये डॉक्यूमेंटेशन ओपन हुई हुई है एक्सप्रेस वैलिडेटर की। हमने क्या किया था, हमने बॉडी से डाटा हमने पिक किया था, अगर वो क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर पास ऑन हो रहा है तो ये आपको क्यूरी से पास होगा, ठीक है। हमारे पास वैलिडेशन मल्टीपल थी, उसने सिंगल पर्सन को वैलिडेट करना है, ठीक है, तो इसने इधर ही उसको लिख दिया, ठीक है। अदरवाइज अगर एक से ज्यादा आप फील्ड को वैलिडेट करने जा रहे हैं फिर आप उसे एज एन अरे यूज करोगे। क्लियर है? ओके, सो मेरे पास एक से ज़्यादा वैलिडेशन थी तो मैंने उसे एज एन अरे यूज़ कर लिया था। और सिंपल वही मेथड है, वैलिडेशन रिजल्ट के ऊपर कॉल किया रिक्वेस्ट को, और देन उसके अंदर जो भी एरर आ रहा है वो आपने उसको आगे यूज़र को रिटर्न करवा दिया। आपको पता था आप 3 तरीकों से जो है ना वो डाटा ले सकते हो, एक HTTP रिक्वेस्ट कॉल से। एक आप बॉडी से लेते हो जो पोस्ट रिक्वेस्ट में आती है, एक आपके पास URL पैरम्स के थ्रू आता है। URL पैरम्स का किसी को पता है? क्यूरी का नहीं, वो URL क्यूरी पैरम्स और होते हैं और URL पैरम्स और होते हैं। हाँ, मैं आपको ना जस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको भी मिस नहीं कर सकते। आपने गूगल के जितने भी URLs होते हैं आपने उसमें देखा होगा कि अगर लेट्स सपोज कि वो इस तरह आ रहा है
ठीक है, और उसके बाद वो क्वेश्चन मार्क नेम इज इक्वल टू ABC हो गया, उसके बाद फिर एंड कैसे, चलो ऐसे बना देते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर वो एज कह लो, ठीक है ना, इज इक्वल टू 5, उसके बाद फिर एंड, ठीक है, ईमेल कह लो, व्हाटएवर, ठीक है। ये कोई अप्रोच नहीं होती, ये सिंपल आपकी सर्च रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, जिसमें आपको 1-2 कीवर्ड या 3-4 कीवर्ड चाहिए, और इस तरीके से करके गूगल के जो लिंक्स होते हैं उसमें आपको शायद 10-12 तक भी नजर आ रहे हैं, दैट इज, और ये ऑप्शनल होते हैं, ठीक है ना। इससे आपका यूआरएल जो है ना वो इफेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर अभी आप अपनी नोड की रिक्वेस्ट में जहाँ पे आपने साइन अप किया है, ठीक है ना, वहाँ पे आगे क्वेश्चन मार्क करके तो कोई भी कीवर्ड सेंड कर दो, क्वेश्चन मार्क कीवर्ड ABC कर लो, उसकी वजह से अगर आपका जो पाथ है ना वो आपका कैच हो जाएगा, आपका वो पाथ चल जाएगा। लेकिन अगर आप इसी तरीके से आपके पास कोई पाथ है, मैं कहता हूँ आप लोगों की एग्जांपल जो है ना वो कर लेते हैं, लोकल होस्ट पे हम जाते हैं, ठीक है, 3000 आपका चल रहा है, यहाँ पे आप करते हो साइन अप, ठीक है, और आप यहाँ पे छोड़ देते हो तो ये आपका पाथ चल जाता है। लेकिन अगर आप इसके बाद कर देते हो यूं कॉलन, और कॉलन के बाद कोई भी वेरिएबल यहाँ पे लिखते हो, आप कहते हो ID, ठीक है, अब ये आपका डायनेमिक फील्ड है, आपका ये पाथ पूरा कंप्लीट नहीं होगा तो आपका जो नोड है ना वो उस पाथ को कैच नहीं करेगा, उसको चलाएगा नहीं। ये URL पैरम्स है, ये आपके URL का पार्ट है। अगर आप ये ID नहीं देते हो आपका पाथ नहीं पिक करेगा वो। आपको ID पे यहाँ पे कोई भी दे सकते हो, व्हाटएवर, कोई भी स्ट्रिंग दे सकते हो, कोई भी डाटा पास कर, और इसको आपने जब एक्सेस करना है ना तो आप उसको करोगे भी ऐसे ही, request.params, नोड का बता रहा हूँ, request.body किया था ना, request.params, और उसके अंदर आपके पास प्रॉपर ये सारे अवेलेबल होंगे, request.params.id, जैसा भी मैंने ID लिखा है, ठीक है ना, और request.params. blah 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 blah, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो request.params.id, इसमें आपने एक्सेस करना है तो आपके पास क्या है, नेम है, एज है, ईमेल है, request.query.name, request.query.age, request.query.email, ठीक है। इससे आपका URL इफेक्ट नहीं होता, ये आपका URL का पार्ट नहीं है, ये ऑप्शनल है, ये आपका URL का पार्ट है, देख रहे हो ना स्लैश लग रही है इसमें साथ, ये आपका कंप्लीट नहीं होगा तो आपका नोड एप्लीकेशन जो है ना उसको पाथ को पिक नहीं करेगी, और आपका वो एंड पॉइंट नहीं हिट होगा, नहीं चलेगा। गॉट इट? URL में हम खुद अपेंड करते हैं, हाँ बिल्कुल, मतलब जिस तरह अभी हमारा स्लैश क्लाइंट है, क्लाइंट के आगे हम बाकी ये जो पैरामीटर है क्वेश्चन मार्क के साथ, हाँ जिस तरह अभी हमने यूजर नेम पासवर्ड वगैरह हाँ, दिए, हाँ। ये हम खुद आगे अपेंड करते हैं। खुद आप आगे पेंट करते हो, लेकिन कभी भी पोस्ट जो जब भी आपने पोस्ट लेनी होती है ना, ठीक है, आप डाटा ले रहे हो, साइन अप करा रहे हो, कुछ भी तो आप उसको पोस्ट रिक्वेस्ट में करते हो। ये वाला काम मोस्टली आपका यूज होता है जो ऑप्शनल है फील्ड्स, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एक ई-कॉमर्स स्टोर है, उसकी API आप हिट कर रहे हो जिसमें आप कहते हो कि वो मुझे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि कह लो कि किचन यूटेंसिल्स के हैं, ठीक है ना, वो रिटर्न करा दे, तो आप उसको वो सेंड कर दोगे, उसमें और कोई आपके पास कोई इनहेंस सर्च है, ठीक है ना, 3-4 और कीवर्ड्स हैं वो सेंड करवा दोगे, ठीक है। तो सर्च के लिए मेनली सबसे ज़्यादा यूज होता है गेट कॉल के साथ। गेट कॉल आपकी थोड़ी लाइटर वेट कॉल होती है एज कम्पेयर टू पोस्ट वन। पोस्ट कॉल आपकी थोड़ी हैवी कॉल होती है क्योंकि आपकी वो बॉडी लेके जा रही है। वेब स्क्रैपिंग इसी के थ्रू हो रही होती है। नहीं, वेब स्क्रैपिंग एक डिफरेंट चीज़ है टोटली। मैंने की भी वेब PHP के ऊपर की थी मैंने, वो एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। वेब स्क्रैपिंग के अंदर सिंपल आप एक पूरा वेब पेज आ रहा होता है, आप उसको URL के थ्रू गेट करते हो, पूरा का पूरा आप उसको पूरा का पूरा जो आपके पास डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है ना, वो आप अपने पास गेट कर लेते हो, उसको पार्स करते हो, जो आपको डिजायर्ड डाटा होता है वो आपस में से पुल कर लेते हो। वेब स्क्रैपिंग टोटली अलग चीज़ है। ये URL की बात कर रहे थे अभी हम, चलो हम आगे। ओके, अच्छा हम एक्सप्रेस जनरेटर की बात कर रहे थे कोड जनरेट करने के लिए अपने पास। सो एक्सप्रेस की वेबसाइट के ऊपर आए हैं, ठीक है। एक्सप्रेस की वेबसाइट पे आके आपने गेटिंग स्टार्टिंग के अंदर जाके आप एक्सप्रेस जनरेटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एक्सप्रेस जनरेटर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। कमांड लिखी हुई है पहली npx एक्सप्रेस जनरेटर, ठीक है।
अच्छा मेरे पास ना नोट में पैकेजेस है, दो तरीके से, तीन तरीके से कह लें इंस्टॉल हो सकते हैं, ठीक है। लाइक उससे तो मैं एक तो सिंपल अगर npm इंस्टॉल करूंगा कोई सी पैकेज को, तो मेरी पैकेज को जैसे कि उसका लिंक दे देगा और उसके बाद वो नोड मॉड्यूल के जाकर पैकेज ला कर आ देगा। सेकंड तरीके का है मैं उसे डैश सेव डैश डेव कह दूंगा तो वो डेव डिपेंडेंसी ऐड कर देगा। थर्ड तरीके का ये कि मैं पैकेज है कोई उसको मैं ग्लोबली अपनी मशीन के ऊपर इंस्टॉल करना चाहता हूँ, ठीक है, वो ताकि वो मेरी मशीन तक ही अवेलेबल रहे, बाकी डेव के अंदर भी नहीं जाता या किसी और इन्वायरमेंट में जाता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सो उससे मैं ग्लोबल डिपेंडेंसी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अंदर देखिएगा जो सेकंड पोर्शन उसके अंदर npm install -g express जनरेटर कर रहा है और उसके बाद एक्सप्रेस की कमांड दे रहा है। मैं इस तरह से नहीं कर रहा, मैं ऊपर वाली कमांड बेसिकली समटाइम ना पाथ्स वगैरह का इशू आता है मशीन के अंदर, ठीक है। अगर तो ग्लोबली पैकेज इंस्टॉल हो रहे हैं आपके तो यानी कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है तो इट्स ओके, दैट्स फाइन। अदरवाइज क्या कर रहे हो आप npm npx एक्सप्रेस जनरेटर, ये क्या करेगा, ये इंस्टॉल भी करेगा एग्जीक्यूट भी कर देगा, ठीक है। npm तो नोट पैकेज मैनेजर, npx नोट पैकेज एग्जीक्यूट, ठीक है। सिंपल सी कमांड है, इसको कॉपी करते हैं और इसको रन करके चेक करते हैं ये क्या करता है क्या। इसको इधर से कॉपी कर लेते हैं कमांड सी और ये एक्सपोर्ट कर देगा, ठीक है। एक ये जर्मन के नाम से एक ब्रांडिंग फोल्डर हमने बनाया था और एक एक्सप्रेस जनरेटर में चला देते हैं। डॉलर नहीं आएगा, डॉलर कहाँ पे ऐड हुआ है, हाँ ठीक है। उसने अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दिया, उसने कंप्लीट मुझे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर मुझे ला के रख के दे ये दिया। अब देखो एक प्रॉपर एक बेसिक लेवल की जो स्ट्रक्चरिंग है ना, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरिंग, वो उसने हमें दे दी, जिसमें पब्लिक भी है, राउट भी है, व्यूज भी है, app.js भी है, नोड मॉड्यूल्स भी अच्छा है। ये ना ये जो नीचे वाला कोड था ना पुराना वाला, मैं उसको फाइल को डिलीट कर रहा हूँ, कर दूँ? हाँ कर दो कोड क्लीन अप हो जाएगा। ठीक है, ये पुरानी वाली पैकेज फाइल थी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये भी कर दो। इसको अंदर बेशक मूव कर दो। नहीं इंटर डिफरेंट कर दो, ठीक है। ठीक है, अब इसके अच्छा, अपने नोड मॉड्यूल्स होंगे, इसका अपना सब कुछ होगा। हाँ जेन वन के अंदर बैठा हूँ। सबसे पहले हमने किसी भी प्रोजेक्ट को चलाना हो नोड.js के अंदर, तो हम सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे, पैकेजेस के फाइल के अंदर जाएंगे, पैकेजेस के अंदर चले जाते हैं। अच्छा इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा कोड आपको एक्स्ट्रा नजर आएगा, परेशान नहीं होना, ठीक है। उसका हर चीज़ का कोई ना कोई पर्पज होता है, बट हम अपनी ज़रूरत की चीज़ देखेंगे, हम एक्स्ट्रा चीज़ को नहीं देखेंगे। डिपेंडेंसीज उसने कुछ ऐड कर दी है, ठीक है। मॉर्गन ऐड किया है, जेड ऐड किया है, टीटीपी एरर्स ऐड किया है, एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर दिया, उससे डिबग को, ठीक है, कुकी पार्सर को, ठीक है। ऐसे पैकेजेस जो शायद हमारे पास आगे प्रोजेक्ट के अंदर यूज हो सकते हैं, उसने पहले से हमारे पास इंस्टॉल कर दिए हैं और कॉन्फ़िगर भी कर दिया उसको। स्टार्ट के अंदर देखो तो वो क्या कर रहा है, स्टार्ट की कमांड के अंदर नॉट के बिन के अंदर जा रहा है और www से जाकर प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहा है। उसने index.js पे भी नहीं जाकर स्टार्ट किया, उसने app.js को किसी तरह से नहीं किया। हमने देखना एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट, जाके सिंपल अपना स्टार्ट स्क्रिप्ट के अंदर जाके चेक कर लेंगे एप्लीकेशन स्टार्ट कहाँ से हो रही है। बिन www के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या करा है, सबसे टॉप के ऊपर ऐप रिक्वायर कर रहा है, ऐप उसने एक स्टेप बैक पे जाके ऐप का उसने app.js बनाई हुई है, ठीक है। डिबग है, ठीक है, http एरर, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, पोर्ट उसने बता दिया, ठीक है। अगर नॉर्मलाइज पोर्ट अगर तो उसे कोई एक तो आप है, अच्छा इसके अंदर ना जेएस के अंदर हम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। .env के नाम से फाइल होगी, ठीक है, जहाँ पे हमने अपने यूजुअली इन्वायरमेंट वेरिएबल्स डिफाइन किए होते हैं। सो क्योंकि ना इन्वायरमेंट वेरिएबल को हम अपने कोड का पार्ट नहीं बनाते, ठीक है, वो एज ए सेपरेट फाइल ही हमारे पास सर्वर पे पड़ी होती है, जहाँ से हम उसको एक्सेस कर लेते हैं। अगर तो कोई पोर्ट हमने और ऑपरेटर यूज किया, कोई पोर्ट नहीं देते, तो बाय डिफॉल्ट 3000 पोर्ट को वो उठा लेता है, वो ऐप कोई उससे सेट कर देगा, ठीक है। इधर http यूज कर रहा है, ठीक है, इधर एक्सप्रेस को यूज करना चाहता है, तो उनका अपना एक सिंटेक्स है, काम करने को मल्टीपल तरीके कार हो सकते हैं, ठीक है। और सर्वर क्रिएट किया, उसे कह दिया कि इस पोर्ट के ऊपर लिसन स्टार्ट कर दो। अगर कोई सर्वर के ऊपर एरर आता है तो एरर रिटर्न हो रहा है, और वो अगर वैसे चल रहा है तो इस पोर्ट के ऊपर लिसन करते जाओ, ठीक है। आगे कुछ उसने अपनी ऑप्टिमाइजेशन की हुई है, हम उसके अंदर नहीं जा रहे।
मैं क्या करता हूँ सिंपल इसके अंदर npm इंस्टॉल कर लेता हूँ npm, क्योंकि पैकेजेस तो उसने पैकेजेस के अंदर लॉक कर दिए थे, लेकिन पैकेजेस उसने इंस्टॉल नहीं किए थे। इसमें प्रोजेक्ट के अंदर जो है मुझे कहीं पे भी नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर नजर नहीं आ रहा, हाइड भी नहीं हुआ हुआ, ठीक है। सो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नोड का प्रोजेक्ट है तो npm इंस्टॉल रन कर लेते हैं। npm इंस्टॉल करेंगे तो नोड का फोल्डर, नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर भी आ जाएगा, और जितने पैकेजेस हमने लिस्ट किए हुए वो हमारी इसके ऊपर आ जाएंगे, मशीन के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। इधर कहीं पे आ गया होगा नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर, रिफ्रेश करो। ओके ये लो आ गया, ठीक है। सो क्या करते हैं, कमांड क्या थी, वही होनी चाहिए थी, npm स्टार्ट कर देते हैं। ओके स्टार्ट हो गया, ठीक है। पोर्ट हमने बाय डिफॉल्ट 3000 दी हुई थी। मैं इसको ब्राउज़र के ऊपर रन करके देखता हूँ क्या कहता है ब्राउज़र, क्या कहता है। ये पाथ कॉन्फ़िगर्ड है। हाँ बाय डिफॉल्ट वो करता है, वो मैं बताता हूँ कैसे करता है। अच्छा ये देखो इसके अंदर ना वो थोड़ा सा स्टाइलिश किस्म का डाटा रिटर्न कर रहा है। अगर बाकी जो आपने देखा था कि वो आपको वो एक तरह से आपको डाटा जेसन फॉर्मेट में इस तरह से आपको रिटर्न हो रहा होता था, ठीक है। क्योंकि भी वो टेम्पलेटिंग इंजन वगैरह यूज करा, उसके बारे में थोड़ी देर तक बात करते हैं। अभी हम वापस कोड के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। कोड के अंदर वो इसने सबसे पहले टॉप के ऊपर अपने आपके पास एक्सप्रेस यूज की हुई थी, ठीक है। और अच्छा ये देखो उसके अंदर ना उसने काफ़ी ज़्यादा कोड एक्स्ट्रा उसने ऐड किया हुआ है, एक्सप्रेस को भी रिक्वायर किया, पाथ वगैरह, पाथ मॉड्यूल जो हमने इनिशियल देखा था, ठीक है। अगर तो कुकीज़ वगैरह कुछ हैं, ठीक है, कुकीज़ वगैरह हम आगे जाके पढ़ लेंगे, नहीं भी चाहिए होगा तो हमें निकाल देंगे। मॉर्गन है, ठीक है, मॉर्गन क्या है, हमारे पास एक लॉगर है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, राउटर उसने क्रिएट किए हुए, लॉगर वही जो हम console.log जिस तरीके से करते हैं ना, उसका बड़ा एक एनहांस्ड वर्जन है जिसमें हमारे को मल्टीपल लेवल्स आ जाते हैं। अभी तो शुरुआत है, अभी तो हम अच्छा बिल्कुल इसको स्टार्ट हो समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल स्टार्ट हो इन चीज़ों पे। मतलब ये npx क्या हमने क्या किया है फिर उसमें npx जो है ना कि npm की तरह का एक जनरेटर है जो कि आपकी डिपेंडेंसीज को मैनेज करता है, लेकिन एक बड़ा शॉर्ट हेड काम करता है कि हम उसमें अच्छा एक तो ऑप्टिमाइज्ड वर्जन ऑफ नोड पैकेज मैनेजर है, ठीक है ना। अभी तो आप ये देख रहे हो कि डिपेंडेंसीज कुछ नहीं है। ये जब प्रोजेक्ट आपका एक अच्छा डिसेंट साइज में ग्रो करेगा ना, तो जब आप एक npm आई मारोगे ना, तो आपको करके उसके बाद आप कॉफ़ी लेने जाओगे, लाइक 1-2 मिनट 3-4 मिनट लग जाते हैं। तो एक तो सबसे पहले ये कि npx आपके पास जो है ना वो एक ऑप्टिमाइज्ड वर्जन ऑफ npm है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम उसको npm से जब हम अगर कोई अपनी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हैं तो हम हाइफन सेव करते हैं, और अगर हमें डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है तो हम आगे मेंशन करते हैं कि भाई हाइफन डेव। npx के लिए आपको ये नहीं करना पड़ता, आप सिंपल npx और वो कर देते हो तो वो आपको इंस्टॉल कर देता है। ठीक है, एक एनहेंस्ड वर्जन ऑफ npm है, नहीं भी यूज़ करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं भी npm ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ। npx तो ये हो गया, इसके अंदर बाद में npm भी इंस्टॉल किया है। npm से ही करें बेशक, आप बेशक उसको भी फिलहाल के लिए इग्नोर कर दें, कोई मसला नहीं है सर। मतलब जरूरी तो नहीं है ना नहीं 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 आपने जो पहले कहता है npx, हाँ उससे वो सारी डिपेंडेंसीज आगे जो हमें चाहिए थे फिर हमने इंस्टॉल की थी, जो आपने npm इंस्टॉल की थी। नहीं हमने जब ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया ना एक्सप्रेस जनरेटर से, जब हमने उसको बताया कि एक्सप्रेस न्यू ऐप कुछ का यही कर सिंटैक्स है, कुछ मुझे भूल गया हूँ, ठीक है। तो उससे ना आपका ये पूरी की पूरी जो डायरेक्टरी है ना Gen 1 के अंदर, ये सारी आपकी क्रिएट हमजा ये इसको एक्सप्रेस ऐप करके, ठीक है। अभी Gen 1 की के नाम से हमने उसको बताया, और उसने प्रॉपर ये बिन भी क्रिएट कर दिया, पब्लिक भी, डाउट्स भी, वीज भी, इनके अंदर फाइल्स भी हैं, ठीक है। app.jsp, package.json भी, ठीक है। package.json के अंदर हमारे जो बेसिक लेवल के सारे पैकेजेस होते हैं ना, वो पहले से ये किस्म का बॉयलरप्लेट कोड है इसका, ठीक है। तो वो उसने उसमें रखवा दिया। अब जब उसके अंदर package.json में हमारे पास लिस्टेड है डिपेंडेंसीज, लेकिन हमारे पास इंस्टॉल्ड नहीं है, दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट बातें हैं। तो आप उसको npm इंस्टॉल करोगे वो सारी इंस्टॉल कर देगा, आप npx इंस्टॉल करोगे तब भी वो इंस्टॉल कर देगा। npx is just a enhanced version or adopted son of npm, you can say इस तरह क्या। हाँ पीछे बैकएंड पे आपका npx में npm को ही चला रहा होता है एक किस्म का, लेकिन enhanced version है, ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है।
और भी है, यॉन भी है, YAR है, वो भी एक पैकेज मैनेजर है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। और बाकी फिर जब हमने npm आई किया उसके बाद हमारे पास पैकेज लॉग की फाइल क्रिएट हुई और एक नोड मॉड्यूल्स भी हमारे पास उसके अंदर आ गए। और अब इसके अंदर अच्छा ये व्यूज हैं, व्यूज के अंदर बेसिकली हमारे पास, हम इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये कोई भी नहीं करता, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग अच्छा ये व्यूज कर क्या रहा है, मैं बस 1-2 मिनट में बात को समराइज कर देता हूँ। नोड की एप्लीकेशन जो है ना इटसेल्फ भी सर्वर साइड रेंडरिंग प्रोवाइड करती है। सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होती है, देखो यहाँ से ही आप पूरा का पूरा एक HTML CSS का पेज फॉर्म करके उसको डाटा ट्रांसलेट करके डाटा एम्बेड करके अपना प्रॉपर रिटर्न करा सकते हो और आपका जो है ना प्रॉपर पूरी एप्लीकेशन जो है ना वो रनिंग होगी। लेकिन हम यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं उसके लिए रेक, फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क अलग, बैक एंड का फ्रेमवर्क अलग। वैसे तो आप यहाँ से भी प्रॉपर व्यू जनरेट करा सकते हो, लेकिन दैट इज नॉट एन इंटेंडिंग अप्रोच। नोड.js के लिए मेन इसके लिए नहीं बनाया गया था। तो इस आपने देखा होगा वो एक्सप्रेस लिखा हुआ रहा तो थोड़ी सी स्टाइलिंग अप्लाइड थी, ऊपर से शिफ्टेड था, सेंट्रलाइज था थोड़ा सा इस तरीके से, तो वो व्यूज के अंदर आउटपुट पड़ा था। हमजा 1 मिनट के लिए या व्यूज के अंदर जाना। अच्छा उसमें व्यूज के अंदर चले जाते हैं पहले इनको सिर्फ एक चीज शुरू कराइए, ये देखो ये आपके पास लेआउट्स हैं, इंडेक्स है, एरर है, ठीक है ना। एक लेआउट के अंदर जाना है, देख रहे हो एक्सटेंस लेआउट का ब्लॉक कंटेंट है, एच1 टाइटल पी हमारे पास इसके अंदर इस तरीके से टैग्स रहते हैं जो हमारे HTML के हैं। ये कन्वर्ट उसी को कर रहा है, HTML में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन हमने ये काम नहीं करना। सिर्फ आपको बता दें हम ये ना यूज करते हैं, ना कोई भी यूज नहीं करता है इसको। इसका तरीकेकार ये होता है, इसको उसने जनरेट किया है, इसको आपको जनरेट कर दो। हां ठीक है, ये इसका तरीकेकार है। और इसके बाद इसके अंदर आओ और व्यूज के अंदर वो क्या कर रहा है, इधर उसने वो व्यू इंजन बता दी, मिडिल पेज लगाया था, इसको भी बड़ी उड़ा दो। हां ठीक है, और वो उसने पास ज्वाइन किया हुआ ना फाइल को प्रॉपर गेट करने के लिए, उसके अंदर फिर हम अपना एक जो है कॉन्फ़िगरेशन अपडेट पास करते हैं और वहां से फिर हमारा पूरा डाटा ट्रांसलेट होता है। बस ये तो किसी ने करना, इवन मैंने कभी भी नहीं किया। मैंने भी नहीं किया। मेरा तो 8 साल के करियर में मैंने किसी को भी नहीं देखा। और ये देखें अच्छा वो ना यूज कहाँ पे कर रहा था, अगर इधर आते हैं ना, हम अभी तक हम रिस्पॉन्स डॉट सेंड करते कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर आके देखोगे उसके अंदर रिस्पॉन्स डॉट सेंड की जगह रिस्पॉन्स डॉट रेंडर किया हुआ है। और क्या रेंडर करना था, इंडेक्स रेंडर करना था और टाइटल वगैरह जो भी था उसको डिलीट कर दिया था। इधर से मैं इसको रेंडर को भी फिर से उड़ा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर देते हैं, ठीक है ना, और एक्सप्रेस सेंड कर देते हैं, इधर मैं टेस्ट कर देता हूँ और इधर रिस्पॉन्स डॉट रेंडर की जगह सेंड कर देता हूँ। या हाँ सेंड कर। अब जो काम पहले हमारे पास उधर हो रहा था, यहाँ पे भी नोड मॉन कर लो, इसको भी नोड मॉन कर लेते हैं, ठीक है। नोड मॉन आज तो नहीं हो रही एसक्यूएल भाई, हाँ आज एसक्यूएल नहीं हो रही, 10 मिनट रहेगा। नहीं आपको ना प्रॉपर एक रोड मैप के थ्रू लेके चल रहा हूँ मैं। उसमें ये है कि पहले साइन अप फॉर्म यहाँ पे क्रिएट होगा, डेटाबेस में चला जाएगा, ये फाइल आपके पास सेव होनी चाहिए। फिर अभी जो हम सारा काम कर रहे हैं ना यहाँ से थंडर क्लाइंट से या पोस्टमैन से, यही हम करेंगे रेक्ट से। जब रेक्ट पे मूव करेंगे, रेक्ट पे हम एक प्रॉपर साइन अप फॉर्म क्रिएट करेंगे, वहाँ से प्रॉपर डाटा पोस्ट होगा, आपका बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों एट ए टाइम आपकी मशीन पे चल रहे होंगे, पूरा आपका स्टैक कंप्लीट होगा। इवन के अभी आगे जाके हम डिवाइड करेंगे, एक फंक्शन होगा, एक फंक्शन आपका एसक्यूएल में डाटा पुश कर रहा होगा और एक फंक्शन आपका मोंगोडीबी में डाटा पुश कर रहा होगा। विल बी डूइंग बोथ थिंग्स साइमल्टेनियसली। So MySQL में करना है, दोनों करेंगे यार। वही अटेंटिव हो जाओ, मैंने दोनों करने दी। अच्छा मैं अच्छा हमने यानी कि ना इस फाइल को देख के परेशान नहीं होना, ठीक है। हमारा जो मेजर काम है ना वो अभी इन दो के साथ है। लाइन नंबर 16 भी निकाल दो, लाइन नंबर 16 भी निकाल दो। पब्लिक लाइन नंबर 16 को पब्लिक के अंदर जो सारा उठा रहे चीजें वो भी नहीं चाहिए। चलो किधर गया? कुकी पर्सन वगैरह भी उड़ाना चाहे तो उड़ा लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैंने वो रिमूव भी कर दिया तो कोड अपना बेहतरीन किस्म का चल रहा है, वो तो ठीक है। स्क्रिप्ट में कर दो स्पेसिफाई, वो भी ठीक है। npm स्टार्ट मॉड्यूल ठीक। हाँ चलो नोड 1 हो गया, ठीक है। सर अगर हम डिलीट भी करते हैं जो बड़ी है अपना काम करते हैं उससे कोई इशू नहीं पढ़ते हैं।
अच्छा उससे ऐसा पड़ता है क्योंकि जब आप नोट को रन कर रहे हो उसने वो सारी फाइल्स तो गेट की ना, उसने प्रॉपर कोड को तो रीड किया ना, जितना ज़्यादा फ्लो का कोड लिखा हुआ है वो मेमोरी में तो आया ना, स्लो डाउन करने के लिए बेशक वो एक नैनो सेकंड से डिफरेंस है क्यों है। अच्छा इसके अंदर हमने ऊपर मॉर्गन को यूज़ किया हुआ है, ठीक है। मॉर्गन क्या कर रहा है, अगर तो मैं इसके अंदर आता हूँ, मैंने 3000 पे चलाया हुआ है ना कोड अपना, तो जैसे क्या करते हैं, जैसे एक और न्यू रिक्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। नीचे ही आ रहा है नीचे ही। हाँ और गेट है पोस्ट है गेट है गेट है। सेंड। अच्छा मॉर्गन ने क्या किया, नीचे आपको चेक करो, उसने ऑटोमेटिकली लॉग उसने करके दे दिया, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि आपके पास जिस तरह के टूल्स हैं रिक्वेस्ट वगैरह को, रिस्पॉन्स वगैरह को लॉग करने के लिए कि क्या था क्या नहीं, क्या सेंड किया, ठीक है। तो हम इसकी फाइल रेट वगैरह में लिखवा के देना आगे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मॉर्गन बेसिकली ये काम कर रहा है। और देखो आपके पास टाइम भी आ रहा है 2.552 मिलीसेकंड्स। ये इतनी देर में उसने वो रिस्पॉन्स किया हमें, कितनी जल्दी रिस्पांस दे दिया उसने, मिलीसेकंड्स 2.5 मिलीसेकंड्स। ठीक है। सो 2.5 मिलीसेकंड भी ठीक है, बुरा है ठीक है, ठीक है। हाँ नहीं सिस्टम बड़ा फास्ट है, मैकबुक के पास मैकबुक प्रो है। चलो ओके सो इसी तरह ही हमने ना उसके अंदर क्या, अच्छा कोड के अंदर वापस आते हैं, ठीक है। app.js के अंदर हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने दो चीजें, एक इंडेक्स राउटर इंपोर्ट किया हुआ है, एक यूजर्स राउटर। यूजर राउटर क्या कर रहा है, राउट्स के अंदर स्लैश यूजर्स के अंदर जा रहा है, ठीक है। अच्छा ये तो उसकी फाइल रिक्वायर कर रहा था ना, इसके अंदर रिक्वायर के बाद वो कहाँ पे है, अच्छा अगर तो स्लैश के ऊपर रिक्वेस्ट आ रही है तो कौन सी फाइल हिट होगी, इंडेक्स राउटर, और अगर स्लैश यूजर्स के ऊपर आ रही है तो इंडेक्स ये यूजर्स की वाली फाइल हिट होगी। अब स्लैश यूजर्स के अंदर मेरे पास हो सकता है आगे 10 मेथड बने हो, ठीक है। जो जितने ही मेथड बने होंगे वो स्लैश यूजर वाले के अंदर आगे यूजर स्लैश xyz यूजर स्लैश abc जो भी होगा वो इसके अंदर फिर आके आप उसको फर्दर यूज कर रहे होगे। ये अभी मैंने राउट्स की फाइल बनाई है, ठीक है। मे बी हम ये कर रहे होंगे सिर्फ राउट्स और इसके अंदर जिस वैलिडेशन मैनेज कर रहे हो, इसकी जो लॉजिक है उसके लिए हम एक और फोल्डर बना दें जिसको हम कंट्रोलर बोल दें, ठीक है। हम हमारे पास है यानी कि इस चीज का इख्तियार कि लाइक हम कोड अपना मैनेज किस तरह कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरह कोड मैनेज करना चाहे हम इजीली कर लेंगे, कोई हमें कोई कहने वाला नहीं है कि आपने यही मेथड फॉलो करना है। कंट्रोलर पे जाएंगे ताकि इनको प्रॉपर जो ना अच्छी स्ट्रक्चरिंग बेस कंट्रोलर भी होगा। हाँ कंट्रोलर ही है ना, बेस कंट्रोलर की क्लास बनाएंगे, बाकी एक हमारे स्पेसिफिक कंट्रोलर क्लास नाम भी नए फंक्शनल कंपोनेंट यूज और हम करते हैं। अपना रिस्पांस भी जो है ना, रिस्पांस का भी एक यूटिलिटी लिखेंगे, बेस कंट्रोलर में भी कर लेंगे वैसे। अच्छा ये हम क्यों कर रहे हैं कि हम स्लैश के बाद अब मल्टीपल राउट्स को अपेंड करवा रहे हैं, ऊपर जाना ऐप में हाँ ये भी। चलो मैं सबसे पहले क्वेश्चन करता हूँ, ये काम हम क्यों कर रहे हैं कि स्लैश इंडेक्स राउटर स्लैश यूजर्स राउटर ऐसे क्यों कर रहे हैं, एनीवन? डिफरेंट पेजेस जो होते हैं उन पे डिफरेंट पेजेस पे राउट करवाने के लिए, लेट्स से हमारे पास एक अबाउट का पेज है या हाँ तुम बड़े तेज हो, बताओ ये हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, हम यहाँ पे सारे राउट्स के भी मेंशन कर रहे हैं। सर फिर इसके भी बाद में ये होता है कि हम यूजर के लिए हम लगा के एक डायरेक्टरी में जाकर उसकी फाइल के अंदर जाके उसके बाकी के सारे राउट्स मैनेज करेंगे, ठीक है। अब लेकिन क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे ये तो आपने बता दिया, आधा आंसर ठीक ले लिया। एक के अंदर करेंगे तो हमारे सारे कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, हाँ, मतलब सारे ठीक है। कोड एक ही अंदर आ ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी, एक और आंसर है जो मैं सुनना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली इस्लाम ये ऐप जो है वो हमारा एक मेन इसमें हम जो है ना, देखो मेरी बात सुनो, आपकी एप्लीकेशन हमेशा मॉड्यूल्स में सेक्शंस में डिवाइडेड होती है, ठीक है। यूजर से रिलेटेड सारी एपीआईज आपकी एक जगह पड़ी होनी चाहिए, कमेंट से रिलेटेड आपकी सारी एपीआईज एक जगह पड़ी होनी चाहिए, ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड आपकी सारी एपीआईज एक जगह पड़ी होनी चाहिए, पोस्ट से रिलेटेड या फीड से रिलेटेड आपकी सारी एपीआईज एक जगह पड़ी होनी चाहिए, ट्रांजैक्शन है अगर आपकी कोई उससे रिलेटेड आपकी एपीआई सारी एक जगह पड़ी होनी चाहिए। Got it? नहीं समझ रही, मतलब अलग-अलग फाइल्स में। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ।
लेट्स सपोज कि एक प्रोजेक्ट है जिसमें 3 साल से काम हो चुका है और एक नया डेवलपर आता है, हम उसको कहते हैं भाई यूज़र की एक स्पेसिफिक एपीआई है जिसमें हम उसकी ईमेल टेस्ट कर रहे हैं कि उसकी ईमेल वैलिड है कि नहीं है। लेट्स सपोज उसने सब्सक्रिप्शन ली नहीं है या इस तरीके से, तो हमें चेक करना है कि उसका ईमेल वैलिड है कि नहीं। तो अगर हम इसको एक ही फाइल के अंदर कर देते हैं, तो एक ही फाइल के अंदर लेट्स सपोज कोड है कोई 25,000 लाइन, लेट्स सपोज, ठीक। अब उसके अंदर आपने प्रॉपर उसको लोकेट करना है। 25,000 लाइन्स इज नॉट अ पीस ऑफ केक। पागल हो जाता है इंसान उसमें। जिस तरह से कभी आप लोगों ने किया हो, एक कॉलन रह जाए, सेमी कॉलन रह जाए, तो समझ ही नहीं आती पूरे कोड में, और वो फाइल कुछ भी नहीं है जो अभी तक आप लोगों ने देखी, वो कुछ भी नहीं है। और अगर फाइल साइज ये हो जो मैंने आपको बताया कि इतनी ढेर सारी लाइन्स कैसे करूँ, तो जितना कोड आपका अच्छा स्ट्रक्चर्ड होता है ना, उतना ज़्यादा अच्छा आपके लिए खुद भी देखो बड़ी दफ़ा ऐसा होगा कि आपने एक मॉड्यूल पे काम किया और साल बाद उसकी इन्हेंसमेंट आ जाती है। साल बाद जब आप उधर जाओगे आपको यार ये मैंने क्या किया, बस समझ ही नहीं आया, ठीक है। ऊपर नीचे दाएं बाएं सारा एक ही तरह का कोड है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। अब देखो मैं जब आऊँगा एक एज अ न्यू डेवलपर हुआ और मैं देखता हूँ अच्छा भाई ठीक है, मुझे ईमेल टेस्ट के लिए जो ना एक सर्विस यूज़ करनी है और उसकी कोई एपीआई ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, मेरे लिए बड़ा आसान है। मैं राउट्स में आया, राउट्स की फाइल देखी मैंने, अच्छा यहाँ पे यूज़र्स की एक फाइल यूज़र आपका, मुझे बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड चल गया कि इसके अंदर ही होगा क्योंकि यूज़र से रिलेटेड है, यूज़र से रिलेटेड है। मैं अंदर आऊँगा, उसका कोड रिलेटिवली काफ़ी स्मॉल होगा, मैक्सिमम 800 लाइन्स हो सकती हैं, 700 लाइन्स हो सकती हैं, और ये भी ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अब अभी हमने कंट्रोलर्स के ऊपर जाना, कंट्रोलर्स का हमेशा कोड ज़्यादा होगा, अदरवाइज आपका सिंपल एक ये कॉल हो रहा होगा, एक आपका राउट होगा और एक आपका कंट्रोलर कॉल होगा, 3 लाइन्स 4 लाइन्स का होगा मैक्सिमम। कंट्रोलर का कोड आपका ज़्यादा होगा। जो भी हम सारा काम कर रहे थे ना app.get के अंदर जो फंक्शनैलिटी लिख रहे थे, वो काम हमारा कंट्रोलर करेगी, कंट्रोलर क्लास। और जो रिस्पॉन्स है वो हम खुद से हर दफ़ा रिस्पॉन्स नहीं लिखेंगे, हम एक फंक्शन कॉल करेंगे और हमारा प्रॉपर पूरा रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से हम मॉड्यूल बेस्ड काम करते हैं, और नोड.जेएस के ऊपर आप हमेशा काम मॉड्यूल बेस्ड करोगे। यूटिलिटीज भी आपके हमेशा मॉड्यूल बेस्ड होंगी, जेनेरिक भी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन ये भी होगी, जैसे स्ट्रिंग की होगी, ईमेल की जैसा होगी, वो मल्टीपल टाइम्स आपको वैलिडेट करना पड़ सकता है, अपना भी करना पड़ सकता है, किसी और का भी करना पड़ सकता है। चलो ऑलराइट, इसके अंदर अभी यूजर्स का मैंने क्रिएट किया, बस क्विकली एक और हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ऑथ का मॉड्यूल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। इसके मैं क्या कर लेता हूँ, न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ राउट्स के अंदर aux.js, ठीक है। और .js के अंदर आ गया, ठीक है। और js के अंदर मैं कोड अपना इधर से इंडेक्स वाले से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर आप एक ही पाथ 2 दफ़ा डिफाइन कर देते हो ना, तो जो फर्स्ट मैचिंग पाथ होता है ना आपका, उसका इवेंट चलता है, वो वाला पाथ चलता है। लाइक लेट्स सपोज अभी यहाँ पे अगर हम 2 दफ़ा स्लैश कर देते हैं, खाली एम्प्टी स्लैश, तो जब आपकी पहली स्लैश एम्प्टी आ रही है ना, पहला जो पाथ मैच हो रहा है वो आपका होता है। और अगर आपका कोई भी पाथ मैच नहीं होता तो वो आपको 404 दे देगा, अगर आपने हैंडल नहीं भी किया हुआ तो वो क्रैश है। अच्छा इसके अंदर देखो, इसने वॉर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। पुराना लगता है जनरेटर उन्होंने लिखा हुआ है, तो कह रहा है वॉर, तो इसको हम अपडेट कर लेंगे साथ साथ, ठीक है। इसका हमने क्या करते हैं, auth router इज इक्वल टू करेंगे, सॉरी रिक्वायर, क्या कहाँ पे हमने क्रिएट किया था, एक स्टेप बैक जाना है, नहीं अंदर जाना, डायरेक्ट राउटर्स के अंदर, राउट्स के अंदर आगे कहाँ पे है, ठीक है। और इधर से हम इसको रिक्वायर कर लिए और नीचे जाकर उसको यूज़ कर लेंगे। हाँ, ये यूज़ के कीवर्ड के साथ हम अपने सारे मिडलवेयर जो है ना वो अपेंड करते हैं, ठीक है। आपकी पूरी ऐप जो है ना वो इस स्टैक में पास ऑन होके जा रही है, ठीक है। और इसके उसके साथ auth router, ठीक है। और अब इसके अंदर क्या करता हूँ, पहला और जैसे auth test कर लो, लॉगिन कर देते हैं, हाँ चलो लॉगिन करो, लॉगिन कर देते हैं और इधर गेट या पोस्ट कर देते हैं,
सेव करते हैं और इसको ठंडे क्लाइंट के अंदर आ जाते हैं और टेस्ट की जगह लॉग्ड इन कर दो ना, हाँ वो टेस्ट जो अच्छा, रिटर्न कर लेते हैं उसको। गेट की जगह पोस्ट करना था http /hello/gin, ठीक है, पोस्ट का सेंड करते हैं क्या आया टेस्ट, जो भी आपने लॉगिन यूज़र लॉगिन सक्सेसफुली, ठीक है। सो हमारे पास ऑथ के अंदर जो भी रिक्वेस्ट आएगी फर्दर उस पाथ पे चले जाएगी, आगे वो लॉगिन का मेथड कॉल किया, लॉगिन का मेथड कॉल हो गया, और अगर तो login/xyz कर देते हैं, login/xyz क्या करता है, ठीक है, एरर रिटर्न कर दिया क्योंकि एरर मैच नहीं हुआ, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसने 404 रिटर्न कर दिया और बड़ा गंदा सा एरर दिया, ठीक है। तो हम इस तरह का थोड़ा सा कोड को ऑप्टिमाइज करेंगे, बल्कि ये आप लोगों का टास्क है कि अगर कोई उससे नहीं मिलता है तो 404 रिटर्न करे और हाँ। अच्छा सा मैसेज रिटर्न करे, ना कि ये इस तरह से एक जिब्रिश आपके पास आ जाएगी। सर ये बात तो समझ में आ रही है कि जो ऑथ है वो एंड पॉइंट है जो हम ऊपर ऐड करते हैं कि वो टेस्ट करने के लिए, लेकिन जो वो आगे फाइल है जो भी है जो नेम लिखा हुआ था यूजर, वो कहाँ पे है, मतलब इधर कहाँ पे हो रही है, या वो उसके अंदर ये खुद ही एंड पॉइंट जाके सेव हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ दोबारा जाना app.js पे जाओ। ये देखो अभी हमने पहले ऊपर पाथ जो ना रिक्वायर किया है, ठीक है ना, इंपोर्ट किया इस फाइल को, ऑथ राउटर को ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाना हमजा, ये देखो लाइन नंबर 9 के ऊपर हमने उस फाइल को, इस ऑथ की फाइल को इंपोर्ट किया और हमने उसको बता दिया है कि ऑथ के जो आपका एंड पॉइंट स्टार्ट होगा ना उसके आगे आपके ये वाले सारे राउट्स चलने चाहिए। तो जब ये मैच होता है ना तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर चला जाता है, और हमने प्रॉपर ऑथ राउटर के अंदर से ना यार हमजा अब यहाँ पे हम आते हैं ऑथ के अंदर आता हूँ यार, तुमने ये चीज़ मिस करा दी ना। अच्छा यहाँ पे क्या है, देखो मैंने एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया और एक्सप्रेस राउटर की एक इंस्टेंस ली है, ठीक है। एक्सप्रेस राउटर की मैंने एक इंस्टेंस ली है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि हम राउटर डॉट में किया था, ये मिडलवेयर के तौर पे आते हैं। और उसके बाद मेरे पास जो सारे के सारे ऐप के जो थे ना एंड पॉइंट से, ऐप डॉट गेट करते थे, ऐप डॉट पोस्ट करते थे, अब वो मेरे पास आ रहा है राउटर डॉट पोस्ट, राउटर डॉट गेट, राउटर डॉट पुट, ये सारे मेथड बिल्कुल उसी तरीके से आ जाएंगे। ये नेक्स्ट आप बेसिक छोड़ दो, ये बाद में कराएंगे, आपके कस्टम मिडलवेयर के लिए होता है, ठीक है। और मैंने उसको एक्सपोर्ट करा दिया उस राउटर की इंस्टेंस को। ये वाला जो कोड है ना आपका, ये वाला सारा, ये आपका हर फाइल में रेप्लिकेट हो रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका पाथ डिफरेंट हो जाएगा और आपका जो कंट्रोलर मेथड है वो डिफरेंट हो जाएगा। बाकी सब में आपका सेम यही होगा। आप हर दफ़ा हर नई फाइल में, अब जैसे इंडेक्स में मैं आता हूँ आपको भी सेम यही नजर आएगा। देखो राउटर एक्सपोर्ट हो रहा है राउटर की आप इंस्टेंस ले रहे हो और आपके एंड पॉइंट्स हैं। यूजर में भी देखो सेम यही है, ठीक है। अब वो एक्सपोर्ट हो रहा है, जब हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो इसको पता है कि ये आगे फर्दर हमारे पास एक राउटर का ही मिडलवेयर है। गॉट इट? जोन से एंड पॉइंट पे हम भी मतलब फॉर एग्जांपल ऑथेंटिकेशन के लिए आप पोस्ट की एचटीटीपी मेथड यूज कर रहे हैं तो उसकी फाइल के अंदर हम वो वाला मेथड लिखेंगे। बिल्कुल 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 100%। और जो मतलब ऑथेंटिकेशन पे जो सा डाटा जब हम एंटर करके वो मतलब टेस्ट कर रहे हैं कि वो जो डाटा उसका रिकॉर्ड नहीं हमारे पास रहता कि हमने वो सेव नहीं करते हम तो डेटाबेस में सेव करेंगे ना, एसक्यूएल में, एसक्यूएल में सेव करेंगे। आज करना था, आज हमारा टारगेट था, लेकिन माशाल्लाह से आप लोग बहुत लाइक फाइक लोग हैं। वो इसने दिए चलो कोई मसला नहीं है, बस ये है कि थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दें, थोड़ा सा सीरियसनेस और दिखाएं, कोशिश किया करें घर जाके खुद इसको थोड़ा सा देखें, प्रैक्टिस करें। आप लोगों को भी बहुत कम आप लोगों का तो हाथ ही नहीं चल रहा होता लैपटॉप में, मैंने चेक किया है जिस तरीके से होना चाहिए। ऑब्जेक्ट्स का भी आइडिया नहीं था, यहाँ पे मैं नाम नहीं लेता है ताकि शर्मिंदगी ना हो, लेकिन ये बड़ी बेसिक चीज़ है जो हमने आई थिंक हफ्ता पहले की थी। पता होना चाहिए ये चीज़ों, इनके बगैर काम नहीं होगा, ये बहुत बेसिक ले लिया बंदे का हाथ साफ होता है।
चलो 5 मिनट का क्विज ले रहा हूँ मैं फिर उससे ले आप। लेते हैं, सर, नहीं सबसे लूंगा सबसे लूंगा। क्विज ले ले। आज जो पढ़ा उसी में से भी क्विज हो सकता है, जो पहले उसमें भी है या 10 मिनट अच्छा, जो 15 तक चलते हैं, ठीक है। जिससे पूछा जाएगा सर वही आंसर करेगा, और एक दफा आंसर कोई दे देगा ना तो हमदा उसको सही गलत फौरन नहीं बताना, बाकी लोगों से भी आंसर ले लेना। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। अब मुझे बताओ कि अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, यूजर का ऑब्जेक्ट है, अगर उसके अंदर मेरे पास कोई नेम की है तो मैं उसको कैसे एक्सेस करूंगा? बहुत आसान सवाल। सर वो ऑब्जेक्ट का नेम डॉट उसकी एक्सेस को उसकी का नाम तो इस केस में क्या होगा? यूजर ऑब्जेक्ट यूजर ऑब्जेक्ट डॉट नेम। ठीक है, ऑलराइट। और मेरे पास अरे के जो मेथड्स हैं उनमें से कोई भी बंदा मुझे जो है ना 3 मेथड्स एटलीस्ट अरे के बताओ। सानिया बिल्कुल खामोश बैठी है, वो बताओ। इधर से अरे के मेथड्स विद हल्का फुल्का डिस्क्रिप्शन उसका होना चाहिए। सानिया आप बताओ। तुक्के मार सकते हैं, एडिट और इनहेंस उसके बाद। अरे देन शाबाश, आप इधर आओ। हाँ ठीक है। ठीक है, पुश क्या करता है? सर एक एलिमेंट होगा तो अरे के साथ लेके पुश करेगा। फर्स्ट इंडेक्स में नहीं, लास्ट इंडेक्स में। अच्छा पुश का, अच्छा चलो अब पुश ले तो पुश जब आप यूज करते हो ना तो वो लास्ट इंडेक्स पे ऐड करता है, अनशिफ्ट का मेथड यूज करते हो तो वो फर्स्ट इंडेक्स में पुश करता है और आगे पूरी अरे को आगे फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। उसके अलावा सानिया कुछ ज्यादा है? फिल्टर मेथड है, फिल्टर क्या करता है? आइडिया। चलो आपने ना कल मुझे अरे के सारे मेथड्स बताने हैं, एटलीस्ट 5 to 6 मेथड्स विद डिस्क्रिप्शन, आगे ठीक है। आगे चलते हैं ना। हाँ आगे। क्या नाम था आपका? क्या नाम था? उमर। चलो फिल्टर सर और फिल्टर बता दो या और किसी के बारे में बता दो, और अरे का कोई मेथड, कोई हायर ऑर्डर फंक्शन। सोल्ड अरे डॉट पुश पॉप फिल्टर के लिए और रिड्यूस के लिए रेडियस के बारे में हमने क्या चीज बात की थी? रेडियस एक्यूमुलेटर के बगैर नहीं चलता। और सॉर्ट हाँ स्ट्रिंग भी यूज किया है। स्ट्रिंग में अरे का नहीं है ना। स्ट्रिंग को हमने स्ट्रिंग को अगर करना हो, स्पेसेस वगैरह उड़ानी हो। अच्छा अरे डॉट जॉइन जो है वो क्या करता है? दो स्ट्रिंग को दो स्ट्रिंग्स को, सॉरी दो दो अरेज को। अच्छा एक ही अरे के अंदर डाल दो। ये सही जवाब है। आपकी अरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उन सबको ज्वाइन कर देता है, जो भी आप उसको कीवर्ड या कोई भी लेटर देते हो। उसको हमने दो अरेज को ज्वाइन करने का एक और भी तरीका कार देखा था हमने, हाँ। प्रैक्टिस की थी। हाँ, हाँ। ठीक है। 2 तरीके देखे थे। हाँ हाँ किस तरह किया था ना, उसके लिए स्पेसिफिक चीज यूज की थी हमने। प्लस करके कैसे होगा? प्लस हमने दो अरेज को आपस में जोड़ना है, ठीक है। लाइक स्ट्रिंग्स हम आपस में हो जाती है प्लस करके जी। अरे अरे डॉट मर्ज का मेथड तो मैंने नहीं पढ़ा ना देखा। अरे का मर्ज का भी मेथड है। हाँ वो निकाल के देख लेना ब्राउज़र। सेपरेट ऑपरेटर हाँ कोई वो किसी और लाइब्रेरी का मर्ज फंक्शन Sorry? होगा, वो आप खुद से भी बना सकते हो। तो मर्ज फंक्शन Separate operator, हाँ, बिल्कुल। तो अरे का इटसेल्फ जो अरे का कंस्ट्रक्टर है, ठीक है ना, अरे प्रोटोटाइप का जो हमारे पास बिल्ट इन मेथड्स हैं वो कौन-कौन से हैं? आप बताओ हमारो इसमें दो अरे को जोड़ने का वो भी बता, आंसर तो आ गया लेकिन फिर एक कॉन्कैट है ना, कॉन्कैट के अलावा एक और तरीका अगर हो, हमने किया था। हाँ ना वही अभी आंसर बता दिया उन्होंने। सेपरेट ऑपरेटर सेपरेट ऑपरेटर्स के साथ। अच्छा ऑब्जेक्ट हमने देखे थे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को अगर हमने इनहेरिट करना है, ठीक है, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है, और चाहता हूँ पिछले ऑब्जेक्ट से इनहेरिट कर जाए, क्या करते थे? प्रोटोटाइपिकल इनहेरिटेंस थी, लेकिन उसके साथ हमने क्या किया था? ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट का एक मेथड देखा था, ताकि अगर तो मैं पुराने ऑब्जेक्ट के साथ इनहेरिट करना चाहता हूँ तो मैं ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट कॉल करता था, ठीक है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट अरेज और ये एडिंग कॉपीज करना जाते में भी कर देते हैं। नहीं कल तक तो अपना ही लेके आएंगे, अब भूलना क्यों है। अच्छा इसके अलावा आपके पास
अगर हमें चेक करना हो कि ऑब्जेक्ट के अंदर वो की एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, कैसे करेंगे? फाइंड ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सा फाइंड का मेथड आ गया? ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट के लिए तो वो अरे के हमने बताए थे। ऑब्जेक्ट के लिए कोई नहीं बताया था। ऑब्जेक्ट के ऊपर तो मेथड ही नहीं लगते, अरे के ऊपर लगते हैं। अरे के हमने कहा था ये हायर ऑर्डर फंक्शंस हैं, ठीक है, हमने टर्मिनोलॉजी यूज की थी बैक उसके टू लिए। बैक टू द क्वेश्चन, कैसे चेक करेंगे कि वो की उसमें एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती? इंक्लूड भी एरे का फंक्शन है। हाँ 4 in 4 ऑफ चलो, और आप लूप बताओ। हमने पिछले देखे थे। सर ऑब्जेक्ट का वो यूज करते हैं, नाम भी आपको माइंड में नहीं आ रहा, तो उसके अंदर चलो बिल्ट इन फंक्शन ना भी यूज करो, फिर भी बहुत तरीके हैं। फिर उसे लूप लगा के उसका लूप कैसे करोगे? इन लूप फॉर इन लूप, ठीक है, उससे कैसे चेक करोगे? सारी की सारी कीज आ जाएंगी, ठीक है, और की मैच करने का वो मैच है उसे रिटर्न कर देंगे। ओके, ये भी एक तरीका हो गया, लेकिन ये लंबा तरीका है, ऐसे नहीं करना। फिर हैज प्रॉपर्टी हैज ओन प्रॉपर्टी, वो भी तरीका है, लेकिन उसके थ्रू भी नहीं करना। और आसान तरीका है, बहुत शॉर्टकट, करते भी रहे हो, सोचो सिर्फ। सिर्फ वो डॉट के साथ लगा देंगे, अगर आ गए तो रिटर्न। और अगर वो ना मिले हाँ, तो तो फिर कोड फट गया, हाँ, ठीक है, फिर- वो देख रहा है कि फिर सब आप- तोड़ दिया लेकिन आपका- इसका भी तरीके फिर आपका इसका सर्वर इसका क्रैश भी एक करेगा। तरीके का है जो हमने पढ़ा था कि नाले पर स्विच होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क कर डाल के चेक करते हैं कि उसके अंदर क्वेश्चन मिला है तो आगे नहीं किसमें? ये ऑब्जेक्ट मेरी बात आप ना गौर से समझ लो। लूप आप उस पे करते हो जो आपके पास लिस्ट होती है, आपके पास एरे होती है, इंडेक्सेस होते हैं। इंडेक्सेस होते हैं इसमें, ठीक है ना? ये आपके पास की वैल्यू पेयर है, ये इंडेक्स उसमें है ही नहीं। लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए हम फॉरेन लूप यूज नहीं करते। ऑब्जेक्ट के लिए फॉर इन कर सकते हैं, लेकिन वो देखें, फॉर इन लूप जो है ना, वो बिहाइंड द सीन क्या काम कर रही होती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले, अच्छा, आप लोगों ने एक काम करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके ना, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ले तो ऑब्जेक्ट डॉट कीज के अंदर उस ऑब्जेक्ट को आपने पास ऑन करना है, फिर चेक करना है कि वो क्या जनरेट करता है। वो आपके पास ना कीज जनरेट कर देता है, उसकी एरे ऑफ कीज, ठीक है। तो जब हम फॉरेन लूप लगाते हैं ना, तो बाय बिहाइंड द सीन ये काम आपको खुद से करके दे रहा होता है, आइटरेट कर रहा होता है ओवर द कीज ओनली। जब आपने ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना, अगेन आपने, जिस तरह मैंने एक दिन करवाया भी था आपको डायनेमिक की से कैसे एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो अभी स्टिल क्वेश्चन वहां पे ही है, बड़ा आसान है, अभी आप लोग कर रहे हो, उससे सिमिलर काम कर रहे हो। क्या करते हो? ऑब्जेक्ट डॉट की, ऑब्जेक्ट नेम व्हाटएवर जो भी है, डॉट की करते हो उसको एक्सेस करने के लिए। और अगर वो नहीं है तो क्या चेक करोगे? साथ उसके साथ एक क्या लगा दोगे? नॉट ऑपरेटर। इसके अंदर रख के उसको नॉट ऑपरेटर लगा दो, अगर वो की नहीं है उसके अंदर तो इसके अंदर आ जाएगा। ये आप लोगों को खुद से करना चाहिए था कैच, क्योंकि एक चीज कर रहे हो, डेली कर रहे हो। अब डेली तो नहीं है, आज ही करना शुरू किया, पहले तो अच्छा, कल जो है ना, मैं अब स्ट्रिक्टनेस हो जाएगी इस बात के ऊपर। कल आप सबके पास जो है ना MySQL इंस्टॉल्ड हो, कोई एक बंदा भी ऐसा ना हो जिसके पास MySQL इंस्टॉल्ड ना हो। बहुत इजी काम है, गेम इंस्टॉल करते हो तो वो भी हो ही जाती है ना। नहीं, वो कह रहे हैं ऑलरेडी इंस्टॉल है सब मशीन के ऊपर, सबके पास इंस्टॉल्ड है। वर्कबेंच इंस्टॉल है ना, वर्कबेंच ही चाहिए। हाँ, रैम करते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, होना चाहिए। MySQL सर्वर चल रहा हो, जैसे मर्जी चलाओ। ये बेसिकली डिफरेंट ड्राइवर्स हैं जो इस सर्विस को स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा, कल अब हम ORM के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये आप लोगों के टास्क है कि जो ये हमने एक्सप्रेस जनरेटर के थ्रू कोड किया ना, ठीक है, आपने इसी एक्सप्रेस जनरेटर के थ्रू कोड करना है, ठीक है। यूज वाला फोल्डर उड़ा दो, रखना रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सप्रेस ठीक है। जनरेटर, हाँ। और आपने उसके डिफरेंट पाथ्स और डिफरेंट चीज़ें आपने बना के लेके आनी है। एक्सप्रेस जनरेटर के थ्रू आप लोगों ने प्रोजेक्ट अपना क्रिएट करना है, एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। तो आज हमने सारा कोड किया है, उस कोड को इसी तरीके से जो हमारी जो राउटर्स की फाइल है उसके हिसाब से उसको एडजस्ट करना है। इंटरनेट से हेल्प लें, जहाँ से मर्जी उसको हेल्प लें, करें, ठीक है ना। चीज़ आनी चाहिए, हाथ से करना है। कॉपी, अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ,
अगर आप चाहते हो ना आपको कोड भी सीखो, लर्न करो, कॉपी ना करो। कॉपी मतलब CTRL-C वाला कॉपी ना करो, देख के लिखो हाथ से। हाथ से लिखोगे ना जब एक दफा, तो वो आपकी मेमोरी से होके गुजरेगा, ठीक है, कि आप क्या लिख रहे हो। बात समझ आ रही? कॉपी करके पेस्ट कर दोगे ना, आपकी मेमोरी से होके नहीं गुजरा कि आपने क्या लिखा है। बात समझ रहे हो? कोड अपने हाथ से देख के लिखो बेशक, ताकि आपको एक एक वर्ड जो कोड का लिख रहे हो, सेंटेंस जो लिख रहे हो, वो आपके ज़हन में बैठे, और थोड़ा हाजिर दिमागी के साथ लिखना है कि पता हो कि क्या लिख रहे हो, ताकि वो आपकी मेमोरी में रहे। ठीक है, आज के दिन के बाद से ना आप लोगों ने CTRL-C वाला काम नहीं करना। वो आप तब करोगे जब आपको पता हो कि कोड कैसे करना है। गॉट इट? ठीक है, एक्सप्रेस जनरेटर से ये काम करना है, और प्रॉपर राउटिंग की आपने फाइल्स क्रिएट करनी है, मॉड्यूल्स वाइज जिस तरह अभी दिखाया है वो करना है। जो आज की फाइल में हमने क्या कहते हैं मेथड क्रिएट किए है, उसके बाद हमने इंक्रिप्शन की है, और जो एक्सप्रेस वैलिडेटर्स के मेथड्स हैं, ठीक है ना, वैलिडेशन वाले, वो एग्जैक्टली आपने अप्लाई करने हैं। ठीक है ना, सब कुछ हुआ पड़ा है, आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, कोई क्रिएटिविटी वाला कोई काम नहीं है इसके अंदर। एक्सप्रेस जनरेटर की डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे, 3 मिनट का काम है, हो जाएगा। एक्सप्रेस वैलिडेटर की डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे, बिल्ट-इन में सारा काम हुआ पड़ा है। उसको उठाओ, अपनी फील्ड बताओ उसको बॉडी के अंदर कि मेरी ये फील्ड आ रही है पोस्ट रिक्वेस्ट में, और बड़ा इजीली वो चीज़ हो जाएगी। ये पूरी की पूरी एक्टिविटी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आइडियली 15 मिनट से ज़्यादा की नहीं है। ये कल आपने करके लाना, क्योंकि फिर कल हम SQL के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि हम स्लो चल रहे हैं। आज SQL कंप्लीट होना चाहिए था, बल्कि पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए था। अटेंडेंस टाइम